कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई भी और लाइफ भी आई होप सो काफी अमेजिंग चल रही होगी। मैं हूं आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी एजुकेटर एट रैंक प्लस। तो आज के सेशन में हम आपके लिए अगेन लेकर के आए हैं सैंपल पेपर। भाई देखो, क्लास 9th में आपका सीबीएसई कोई भी ऐसा वेबसाइट पे सैंपल पेपर रिलीज नहीं करता है, तो दिस सैंपल पेपर इज काइंड ऑफ योर प्रैक्टिस पेपर, जो आप प्रैक्टिस करोगे अगर अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए, तो आपके डेफिनेटली अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे हर एक वैरायटी के क्वेश्चंस इंक्लूड कर दिए, वो चाहे आपके 5 मार्कर क्वेश्चन हो, 4 मार्कर क्वेश्चन हो, 3 मार्कर हो, 2 मार्कर हो, 1 मार्कर हो, हर टाइप के क्वेश्चंस इस सेशन में इंक्लूडेड है। और ये एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ बायो का होने वाला है। क्यों? क्योंकि देखो भाई, बायो के भी तो हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, फिजिक्स के अलग करने होते हैं, मैथ्स के अलग करने होते हैं, केमिस्ट्री के अलग करने होते हैं। तो ये पूरा का पूरा मॉक पेपर आपके फाइनल एग्जाम्स के पेपर पैटर्न के बेसिस पे ही होने वाला है। आपको बीच बीच में ना पेपर पैटर्न बताती भी रहूंगी कि फाइनल एग्जाम्स में एक्चुअली में आपका क्या फॉलो हो सकता है। ये मैं इसीलिए बता रही हूँ, क्यों? क्योंकि आपके क्लास 10th जो है, जो क्लास 10th का पेपर पैटर्न होता है, अक्सर स्कूल वाले 9th में भी वही पेपर पैटर्न यूज करते हैं, ताकि आप अभी से ही अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए धीरे धीरे करके पेपर पैटर्न के साथ प्रिपेयर होना स्टार्ट कर दो, टाइम मैनेजमेंट स्टार्ट कर दो। चलो, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। बहुत ज्ञान हो गया आज का, तो आज देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करने वाले हैं गाइस। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट सेक्शन, दैट इज दी सेक्शन ई। देखो बच्चों, सेक्शन ई में आपके 4 मार्कर के क्वेश्चंस आते हैं, दैट टू विल बी दी केस बेस्ड क्वेश्चंस। कैसे होंगे? केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से अगर मैं सिर्फ साइंस की बात करूं तो एक क्वेश्चन आपको फिजिक्स का मिलेगा, एक क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री का मिलेगा और एक क्वेश्चन आपको बायो का मिलने वाला है। दिस इज द पैटर्न। बट ये स्पेशली हमारा बायो का प्रैक्टिस पेपर है, तो हम यहाँ पे तीनों ही क्वेश्चन आपके बायो के करने वाले हैं। एक क्वेश्चन मैंने फंडामेंटल का ऐड किया है, एक क्वेश्चन इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज और एक क्वेश्चन टिश्यूज का, ताकि तीनों चैप्टर के एक एक केस बेस्ड क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर लें। तो चलो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, इतनी दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई नीड नहीं है इतना बड़ा केस पढ़ने की। अगर तुमने क्वेश्चन रीड किया और तुम्हें पता चल रहा है कि क्वेश्चन का आंसर तुम फिंगर टिप्स पे सॉल्व कर सकते हो, तुम्हें उससे केस पढ़ने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, तुम्हारा टाइम बचेगा। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चन कि व्हाट कॉज द सेल मेम्ब्रेन टू श्रिंक अवे फ्रॉम द सेल वॉल व्हेन प्लेस्ड इन अ सॉल्ट सॉल्यूशन। तो देखो, ये यहाँ पे प्लाज्मोलिसिस की बात हो रही है और सॉल्ट सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा? आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बन जाएगा, जिसकी वजह से सेल के अंदर से जो पानी होता है वो क्या हो जाता है? इट मूव्स आउटसाइड द सेल, इट मूव्स आउटसाइड द सेल, जिसकी वजह से सेल क्या हो जाता है? श्रिंक हो जाता है। और ये सेल वॉल की बात हो रही है, दैट मींस यहाँ पे प्लांट सेल की बात हो रही है, तो यहाँ पे इस प्रोसेस को हम प्लाज्मोलिसिस का प्रोसेस बोलते हैं। तो ए का आंसर क्या हो गया? प्लाज्मोलिसिस हो गया, क्योंकि यहाँ पे प्लाज्मोलिसिस का प्रोसेस हो रहा है जिसमें सॉल्ट सॉल्यूशन इज बिहेविंग एज अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जिसमें पानी कम है, सॉल्ट ज्यादा है। सेल के अंदर पानी ज्यादा है, सॉल्ट कम है, तो पानी सेल के अंदर से सेल के बाहर मूव करने लगेगा, एंड जिसकी वजह से सेल पार्शियली श्रिंक हो जाता है। और इस प्रोसेस को हम प्लाज्मोलिसिस कहते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में। ठीक है, explain why the cell membrane return to its original position when placed in a distilled water। तो distilled water में क्या है? प्रॉपर पानी का कॉन्सेंट्रेशन अच्छा खासा प्रेजेंट होता है। अब हमारा सेल ऑलरेडी श्रिंक हो चुका है, उसमें पानी की कमी हो चुकी है, तो अगर हम ऐसे सेल को आपके डिस्टिल्ड वाटर में डालेंगे तो बाहर पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, अंदर पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो क्या पानी बाहर से अंदर मूव नहीं करने लगेगा? डेफिनेटली करने लगेगा, जिसकी वजह से डिस्टिल्ड वाटर में अगर आपने सेल को रखा है तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन गेन कर लेता है, क्योंकि पानी जो होता है डिस्टिल्ड वाटर में से धीरे धीरे करके सेल के अंदर मूव करने लग जाता है। ऐसे टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जिसमें सेल जो होता है वो स्वेल हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर पानी अंदर एंटर करने लगता है। मतलब यहाँ पे स्वेल तो नहीं होगा, लेकिन अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा अनटिल एंड अनलेस, मतलब एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, व्हाट टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द श्रिंकिंग ऑफ साइटोप्लाज्म ऑब्जर्व्ड इन दिस एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट में देखो भाई प्लाज्मोलिसिस किया गया है आपका, तो ये एक्सपेरिमेंट में क्या बात हो रही है? प्लाज्मोलिसिस की बात हो रही है, कि प्लाज्मोलिसिस की वजह
क्या होती है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन होता है। तो जब भी आप एक सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखोगे, दैट टू वो भी प्लांट सेल आपका, उसकी साइटोप्लाज्म में श्रिंक हो जाएगी, पार्शियली डिटैच हो जाएगी फ्रॉम द सेल वॉल। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलिसिस। और प्लाज्मोलिसिस का प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होता है, तो ये चीज याद रखनी है। एनिमल सेल में प्लाज्मोलिसिस नहीं होता है, उसमें हम क्रीनेशन बोलते हैं एक्चुअली में इस प्रोसेस को, क्योंकि वहां पे क्या है कि एक्स्ट्रा सेल वॉल की प्रेजेंस नहीं होती है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। तो दिस इज द एंटायर 4 मार्कर क्वेश्चन फ्रॉम योर फर्स्ट एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का चैप्टर। ठीक है, देखो सारे आंसर इसमें लिखे हुए हैं, तुम्हें यही सेम आंसर लिखना है तो यही सेम छाप करके आ सकते हो, या तुम्हें अपने वर्डिंग्स में बनाने हैं तो यू कैन गो विद दैट ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, ये आपके टिश्यूज चैप्टर का है। ठीक है, मैंने आप लोगों को बोला था टिश्यू चैप्टर में मस्कुलर टिश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि उससे आप केस बेस्ड क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, एक 5 मार्कर क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, इवन आप 2 और 3 मार्कर भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो नेम द स्ट्राइएटेड एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड मसल टिश्यू। ये आपकी कार्डियक नहीं, स्केलेटल मसल होती है, सॉरी, मल्टी न्यूक्लिएटेड तो स्केलेटल मसल होती है, जिसको हम स्ट्राइएटेड मसल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स की प्रेजेंस होती है, स्ट्राइएशंस की प्रेजेंस होती है, जिसकी वजह से हम उन्हें स्ट्राइएटेड मसल्स भी बोलते हैं, और वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। ठीक है, नेक्स्ट, कंपेयर स्केलेटल एंड द स्मूथ मसल इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो इफ आई टॉक अबाउट स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर तो कैसी होती है, इट इज सिलेंड्रिकल इन शेप, है ना जी, सिलेंड्रिकल होती है, और कैसा फंक्शन परफॉर्म करती है, वॉलंटरी फंक्शन परफॉर्म करती है। वही इफ आई टॉक अबाउट स्मूथ मसल्स, तो स्मूथ मसल्स कैसी होती हैं आपकी, दे आर स्पिंडल शेप्ड मसल्स, दे आर स्पिंडल शेप्ड मसल्स, और वो कैसा फंक्शन परफॉर्म करती हैं, दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ इनवॉलेंट्री, है ना। इनवॉलेंट्री का मतलब होता है कि ऐसे एक्शंस जो आप अपने हिसाब से, अपने विल के अकॉर्डिंग कंट्रोल नहीं कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं चाहूं कि मेरा पेट गुड़गुड़ाना बंद कर दे या मेरे लंग्स काम करना बंद कर दे, तो ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं होगी। लेकिन इफ आई नीड कि मेरे हाथ जो हैं वो मैं ऊपर ना उठा करके नीचे रखूं, तो मैं उन एक्शंस को अपने विल के अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकती हूँ। दैट एक्शंस आर नोन एज वॉलंटरी एक्शंस, और जिन एक्शंस को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो उन एक्शंस को हम इनवॉलंटरी एक्शंस बोलते हैं। ठीक है, नाउ आइडेंटिफाई द स्पिंडल शेप्ड मसल्स यूनिन्यूक्लिएटेड। जस्ट अभी मैंने आपको बताया था कि स्मूथ मसल्स जो होती हैं दे आर स्पिंडल शेप्ड और यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं, बस उसमें एक सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इस तरीके का डायग्राम होता है उसका, स्पिंडल शेप्ड मसल का, और एक सिंगल सा न्यूक्लियस यहाँ पे सेंटर में प्रेजेंट होता है। तो दिस इज द एंटायर 4 मार्कर क्वेश्चन जो आप अपने मस्कुलर टिश्यूज से एक्सपेक्ट कर सकते हो। और भाई इजी क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं आते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा कौन सा क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट विल बी योर इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज का क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो, हाउ डू लेग्यूमिनस क्रॉप्स इंप्रूव सॉइल फर्टिलिटी। तो लेग्यूमिनस क्रॉप्स में क्या प्रेजेंट होता है, लेग्यूमिनस क्रॉप्स में उनके रूट्स में राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होती है। दिस राइजोबियम बैक्टीरिया इज नोन टू फिक्स योर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द सॉइल। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ये सॉइल में फिक्स करती है, जिसकी वजह से सॉइल में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स दैट इज नाइट्रोजन की क्वांटिटी इंक्रीज होती है। और ऐसा सॉइल जिसके अंदर नाइट्रोजन का अमाउंट अच्छा खासा प्रेजेंट होता है, उस सॉइल में आपके प्लांट्स जो होते हैं वो काफी अच्छे से ग्रो होते हैं। तो यस, इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलिटी एंड एनहांसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, हाउ डज मिक्स्ड फार्मिंग बेनिफिट द फार्मर। तो मिक्स्ड फार्मिंग में हम क्या करते हैं, मिक्स्ड फार्मिंग में वी ग्रो 2 और मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली, वी ग्रो 2 और मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली, और वो भी एक सेम छोटे से पीस ऑफ लैंड पे, कि आपका एक छोटा सा पीस ऑफ लैंड है, उसी में ही आप 2 या 2 से ज्यादा क्रॉप्स को एक साथ ग्रो करवा रहे हो। यहाँ पे क्रॉप्स को हम ऐसे सिलेक्ट करते हैं कि कोई भी क्रॉप्स आपस में क्या करती हैं, कंपीट नहीं करती हैं, ना ही न्यूट्रिशन को लेकर के, ना ही पानी को लेकर के। इवन उनके पेस्ट जो होते हैं वो भी सेम नहीं होते, कि मतलब अगर वीट का पेस्ट है तो वो सनफ्लावर के पेस्ट, सनफ्लावर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, और सनफ्लावर का अगर पेस्ट है तो वो वीट को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। तो वो आपस में कंपटीशन बिल्कुल हम नील कर देते हैं। इसको हम कहते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। तो इससे क्या हुआ, मिक्स्ड फार्मिंग में एक तो भाई फार्मर्स का लॉस कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर इन केस आपकी एक क्रॉप खराब भी हो गई, स्टिल आपके पास 2 क्रॉप्स अवेलेबल होती हैं, जिसको फार्मर्स सेल आउट करके क्या कर सकते हैं, पैसे अर्न कर सकते हैं, उनको डेट की प्रॉब्लम नहीं आती है। नेक्स्ट ये होता है कि सॉइल की फर्टिलिटी भी ये ऐसे ही इंक्रीज करते हैं, जैसे कि मैंने आपको क्रॉप रोटेशन में बताया था। तो देखो, मेजर ये होता है कि पेस्ट कंट्रोल हो जाता है इससे, और इससे फार्मर्स को एडवांटेज ये होता है कि अगर इन केस पेस्ट की वजह से एक क्रॉप खराब हो गई तो दूसरी क्रॉप उनके पास स्टिल अवेलेबल रहेगी। ठीक है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ बायो फर्टिलाइजर इन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो बायो फर्टिलाइजर्स वो होते हैं जिसमें हम
बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स या फिर ऐसी चीजों का यूज करते हैं जो आपके क्रॉप्स को खराब नहीं करती हैं या केमिकल्स को ऐड ऑन नहीं करती हैं आपके सॉइल के अंदर। जैसे कि हम लोग हेम्प यूज करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करवाने में, या फिर हम वर्मी कंपोस्टिंग करवाते हैं, ऐसे मैन्योर्स को यूज करते हैं। तो बायो फर्टिलाइजर्स क्या करती हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कराने में हेल्प करती हैं, डीकंपोजिंग ऑर्गेनिक मैटर का हम उसमें ऐड ऑन कर देते हैं जिसकी वजह से वो मैन्योर में कन्वर्ट हो जाती है, और यही मैन्योर क्या करता है, आपके सॉइल के फर्टिलिटी को एनहांस करता है, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी एनहांस कराता है बिना आपके सॉइल की बिना आपके सॉइल को हार्म किए। क्यों? क्योंकि अगर आप फर्टिलाइजर्स यूज करोगे तो ऑब्वियस है उसमें केमिकल्स की प्रेजेंस होती है, और ये केमिकल्स क्या करते हैं, आपके सॉइल को पल्यूट भी करते हैं, साथ में जो आप पानी यूज कर रहे हो इरिगेशन के लिए उसको भी पल्यूट करते हैं। तो ऑल टोटल मिलाकर के ये पल्यूशन कॉज करता है। रादर देन हम सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कराने के लिए बायो फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, जहां पे हम क्या कर सकते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कराने के लिए हम राइजोबियम बैक्टीरिया का यूज कर सकते हैं, या लेग्यूमिनस प्लांट्स ग्रो करवा सकते हैं, या फिर ऑर्गेनिक मैटर उसमें ऐड कर सकते हैं जो आपका डीकंपोज होकर के मैन्योर में कन्वर्ट हो जाए। तो ये रहा आपका पूरा आंसर जो आप इस केस बेस्ड क्वेश्चन में लिख सकते हो। अब देखो बच्चों, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है दैट इज द सेक्शन डी। ठीक है, 5 मार्कर के जो क्वेश्चन होते हैं दैट कम्स इन सेक्शन डी, और सेक्शन डी में भी मैं आपको अगर आपके पेपर का पैटर्न बताऊं कि आपके साइंस का पेपर पैटर्न कैसा आएगा, तो देखो एक क्वेश्चन आपका फिजिक्स का रहता है, एक क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री का रहेगा, और एक क्वेश्चन आपके बायो का रहेगा। दिस इज द होल पेपर पैटर्न ऑफ योर सेक्शन डी। बट यहाँ पे हम सिर्फ बायो सॉल्व कर रहे हैं, तो हम तीनों ही क्वेश्चन आपके बायो के ही सॉल्व करने वाले हैं। तो अगेन मैंने यहाँ पे भी सेम पैटर्न आपका फॉलो किया है। एक क्वेश्चन मैंने आपके फंडामेंटल का रखा है, एक क्वेश्चन मैंने आपके टिश्यूज का रखा है, एक क्वेश्चन मैंने आपके इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज का रखा है। ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि भाई तीनों ही चैप्टर आपके फाइनल एग्जाम्स में आएंगे, तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं। एंड इन केस अगर आपको इन तीनों चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जानने हैं, तो अभी मैंने लास्ट वीक ही माइट भी शायद फ्राइडे को एक सेशन लिया था जिसमें मैंने हाई स्कोरिंग टॉपिक्स बताए थे, वो भी चैप्टर वाइज, और सिर्फ बायो के नहीं बताए थे, मैंने फिजिक्स के भी बताए थे, केमिस्ट्री के भी बताए थे। तो वो आप एक बार चेकआउट जरूर कर लेना, चैनल के लाइव सेक्शन में वो अवेलेबल है। ठीक है, Now moving on to the next question that is of your tissues, जहां पे उसने डिफरेंशिएट करने के लिए बोला है पेरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा विच इज अ काइंड ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यूज। तो ये सिंपल परमानेंट टिश्यूज के बीच का हमको डिफरेंशिएशन करना है। तो जब भी हमको डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन आएगा वी हैव टू मेक अ टेबल, टेबुलेट फॉर्मेट में ही हमें ये डिफरेंस लिखना है। तो लेट्स स्टार्ट विद द पेरेन्काइमा। तो पेरेन्काइमा जो होता है दे आर काइंड ऑफ लिविंग, है ना, लिविंग सेल्स होते हैं इनके अंदर। ठीक है, और इनकी जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी हुई होती है, सेल वॉल बनी होती है इनकी सेल्यूलोज से। ठीक है, इनका मेजर रोल जो होता है वो फूड का स्टोरेज करना होता है। ठीक है, स्टोरेज करना होता है, तो दैट मींस इनके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, वैक्यूल्स की प्रेजेंस भी होगी, या आपके रूट्स में, लीफ में और इवन स्टेम में, सब में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इनका मेन काम क्या होता है, स्टोरेज का। ये दो टाइप्स के होते हैं, देखो एक होता है क्लोरेन्काइमा। तो क्लोरेन्काइमा नाम से क्या आप क्लोरोप्लास्ट को राइम नहीं कर सकते हो, क्लोरीन और क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरेन्काइमा आपके ऐसे पेरेन्काइमा टिश्यूज होते हैं जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस होती है। तो अगर इसमें क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस है तो क्या ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प नहीं करेंगे, डेफिनेटली ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेंगे ही करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके एरेन्काइमा। तो एरेन्काइमा क्या आप राइम नहीं कर सकते हो एयर से, तो एरेन्काइमा आपके ऐसे पेरेन्काइमा टिश्यूज होते हैं जिसमें बहुत सारी एयर कैविटीज प्रेजेंट होती हैं, और अगर एयर कैविटीज प्रेजेंट हैं तो वो क्या प्रोवाइड करेंगे, इट विल डेफिनेटली प्रोवाइड बायोन्सी। किसको बायोन्सी प्रोवाइड करते हैं, एक्वाटिक प्लांट्स को। जैसे कि आपका लोटस होता है, उसकी लीफ में एरेन्काइमा की प्रेजेंस होती है, बहुत सारी एयर कैविटीज प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से वो क्या करता है, पानी के ऊपर फ्लोट कर पाता है। तो जितने भी एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं उनके अंदर एरेन्काइमा की प्रेजेंस देखी जाती है ताकि वो आराम से पानी के ऊपर क्या कर सके, फ्लोट कर सके। तो दिस इज वन मेजर डिफरेंस ऑफ पेरेन्काइमा। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे आपके कॉलेन्काइमा की। तो कॉलेन्काइमा भी आपके लिविंग ही होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, लिविंग होते हैं। इनकी जो सेल वॉल होती है वो दो चीजों से बनी होती है। ठीक है, एक तो ये बनी होती है पेक्टिन से, और एक ये बनी होती है सेल्यूलोज से। तो इसको हम पेक्टोसेल्यूलोसिक भी बोलते हैं कभी कभी, शॉर्ट में पेक्टोसेल्यूलोसिक। और एक बात बता दूं, इनकी जो सेल वॉल होती है ना वो अनइवनली थिकेंड होती है। ठीक है, क्या होती है इनकी सेल वॉल, अनइवनली थिकेंड होती है।
अनइवनली थिकन का मतलब होता है कि ये कॉर्नर्स पे बहुत ज्यादा थिक होती है, जबकि रेस्ट पोर्शन पे ये काफी पतली पतली सी होती है, तो इसीलिए अनइवनली थिकन हम इसे बोलते हैं। और इस अनइवनली थिकन के ऊपर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से ऐसे टिश्यू होते हैं जिनकी सेल वॉल जो होती है वो कॉर्नर से थिकेंड होती है या अनइवनली थिकेंड होती है। तो ये क्वेश्चन आपके कोलेनकाइमा से आता है। कोलेनकाइमा जो होता है ये आपके प्लांट्स को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है जैसे कि आपकी लीफ है ना, हवा चल रही है हल्की फुल्की, तो हवा में आपकी लीफ इस तरीके से मूव करती हैं, तो ये मूवमेंट जो है इसको कौन प्रोवाइड करता है? कोलेनकाइमा टिश्यूज प्रोवाइड करते हैं। तो दे आर एक्चुअली प्रेजेंट इन द पेटियोल ऑफ द लीफ। पेटियोल ऑफ द लीफ मतलब होता है कि ये स्टेम है, स्टेम से जहां से आपकी लीफ अटैच है दैट इज दी पेटियोल ऑफ द लीफ, और यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं आपके कोलेनकाइमा जो आपकी लीफ को क्या प्रोवाइड करते हैं? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका स्क्लेरेनकाइमा। तो स्क्लेरेनकाइमा के लिए यहाँ पे जगह नहीं है बट स्टिल मैं बता देती हूँ। स्क्लेरेनकाइमा जो होते हैं ये आपके डेड सेल्स होते हैं, मतलब स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज एक्चुअली में डेड सेल से मिलकर के बने होते हैं। इनकी जो सेल वॉल होती है वो इवनली थिकेंड होती है, मतलब हर तरफ से एक जैसी मोटी होती है। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? इसके अंदर लिग्निन की डिपोजिशन होती है। किसकी डिपोजिशन? ये वर्ड आपको याद रखना है कि स्क्लेरेनकाइमा की सेल वॉल में लिग्निन की डिपोजिशन होती है। ये वर्ड से आपके एमसीक्यूज आ सकते हैं। अब आपने हार्ड पार्ट ऑफ द प्लांट देखे होंगे, जैसे कि सीड्स की आउटर कोटिंग होती है या कोकोनट का हस्क होता है, तो इन सब में आपके स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जो क्या होते हैं? हार्ड कोट होते हैं, और इनका काम क्या होता है? मैकेनिकल टिश्यूज होते हैं, मतलब स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। देखो अब आपके जो प्लांट्स होते हैं दे आर एक्चुअली सिडेंटरी इन नेचर। सिडेंटरी का मतलब क्या होता है कि वो मोटाइल नहीं होते। अब हमारी इधर चल फिर तो सकते नहीं, कभी पेड़ को चलते फिरते देखा है? अगर गलती से किसी ने देख लिया होगा तो बस फिर कुछ हो नहीं सकता है, फिर आप जान सकते हो कि क्या हो रहा होगा वहां पे। तो देखो भाई आपके जो प्लांट्स होते हैं दे आर सिडेंटरी इन नेचर, आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो उनको एक्स्ट्रा सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए उनके पास मैसिव अमाउंट ऑफ डेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये डेड सेल्स क्या करते हैं? उनको अच्छा खासा अमाउंट में मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर, जो बाहर का टेम्परेचर होता है, उसमें वो सर्वाइव कर पाए। तो दीज आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। इसके बाद हम बात करेंगे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि किससे होने वाला है आपका ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का क्वेश्चन है। तो हाउ डज फंगस एंड बैक्टीरिया कैन विथस्टैंड मच ग्रेटर चेंजेस इन द सराउंडिंग मीडियम देन द एनिमल सेल? तो क्या एनिमल के सेल के पास कोई एक्स्ट्रा कवरिंग की प्रेजेंस होती है? नहीं होती है। आई एम टॉकिंग अबाउट दी सेल वॉल। सेल वॉल ऑफ फंगस और बैक्टीरिया जो होती हैं यही उनको एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, ताकि वो इतने एक्सटर्नल एक्सट्रीम इन्वायरमेंट को क्या कर सकें? विथस्टैंड कर सकें। ये ग्रेटर चेंजेस जो उनके सराउंडिंग में हर वक्त होते रहते हैं, उनसे बचने के लिए उनके पास एक एक्स्ट्रा लेयर की सेल वॉल की प्रेजेंस होती है, और यही सेल वॉल जो होती है आपके एनिमल सेल में एब्सेंट होती है, जिसकी वजह से फंगस और बैक्टीरिया क्या करते हैं? इतने ग्रेटर चेंजेस को भी सर्वाइव कर पाते हैं। नेक्स्ट, व्हेन वी पुट रेजिन्स इन वाटर व्हाई डू दे स्वेल? तो रेजिन जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है भाई? पानी तो बिल्कुल जीरो होता है, H2O जो होता है वो लो होता है, और वाटर के अंदर तो भाई बहुत सारा पानी होगा, इसको क्या बताना। तो उसके सराउंडिंग मीडियम जो होती है इट एक्ट एज अ हाइपोटोनिक सोल्यूशन। इट एक्ट एज अ हाइपोटोनिक सोल्यूशन, और हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या हो जाता है? हाइपो मतलब हिप्पो। आपने रेजिन्स को अगर पानी में डाला है तो पानी आपका हाइपोटोनिक सोल्यूशन की तरह काम करेगा। पानी जो होगा वो धीरे धीरे करके आपकी किशमिश रेजिन्स के अंदर एंटर करने लगेगा, जिसकी वजह से आपकी रेजिन्स क्या हो जाएंगी? फूल जाएंगी इन द प्रेजेंस ऑफ हाइपोटोनिक सोल्यूशन। एंड यहाँ पे हो रहा है आपका एंडोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस का मतलब पानी आपका बाहर से अंदर एंटर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली किसका प्रोसेस हो रहा है? एंडोऑस्मोसिस का प्रोसेस देखने के लिए हमें मिल रहा है, और ये कैसा टाइप का सोल्यूशन है? हाइपोटोनिक सोल्यूशन है। हाइपो मतलब हिप्पो, हिप्पो में आपका सेल क्या हो जाता है? स्वेल हो जाता है, ठीक है। तो सिंपल सा आंसर था आपका, सेल वॉल जो होती है जो फंगस और बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है वही उनको इतनी एक्सट्रीम चेंजेस में, एक्सटर्नल चेंजेस में सर्वाइव करने में मदद करती है, और रेजिन्स जो होती हैं वो ड्राई होती हैं, पानी बहुत कम होता है, तो एंडोऑस्मोसिस की वजह से बाहर से पानी क्या होता है? अंदर एंटर करने लग जाता है, जिसकी वजह से सेल वॉल वो जो रेजिन्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं? स्वेल हो जाती हैं। चलो
नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज का क्वेश्चन है कि लार्ज अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन्स गेट स्पॉइल्ड एवरी ईयर इन इंडिया ड्यू टू इम्प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स, कैन दिस बी अवॉइडेड? डेफिनेटली इट कैन बी अवॉइडेड। सबसे पहला हमें क्या करना होता है, जो भी हमारी क्रॉप्स का प्रोडक्शन हुआ है उसमें से हमें क्या करना होता है, मॉइस्चर को रिमूव करना होता है। और मॉइस्चर को रिमूव करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि जो भी आपकी क्रॉप प्रोड्यूस हुई है उसमें उसको पहले धूप में सुखाया जाता है, ठीक है, ताकि उसमें से मॉइस्चर की क्वांटिटी बिल्कुल खाली हो जाए। नेक्स्ट क्या करते हैं, हमारे जो स्टोरेज रूम्स होते हैं, स्टोरेज हाउसेज होते हैं, उसमें क्या की जाती है, प्रॉपर क्लीनिंग की जाती है। प्रॉपर क्लीनिंग करने के बाद भाई जितने भी मकड़ी मच्छर वहां पे जाले वगैरह लगे होते हैं, चूहे वगैरह जो हो गए होते हैं, उनको हटाया जाता है। और थर्ड प्रोसीजर में क्या किया जाता है, वहां पे फ्यूमिगेशन परफॉर्म किया जाता है। अच्छा, वो आप लोगों ने जब आप लोगों के एरिया में बहुत सारे मॉस्किटोज की प्रेजेंस हो जाती है तो आपके आसपास के एरिया में गाड़ी आती होगी जो बहुत सारा धुआं उड़ा करके जाती है, बहुत स्मेल आती है उसमें से, दैट इज एक्चुअली फ्यूमिगेशन। तो वो केमिकल्स का यूज करके हम लोग एक फ्यूम बनाते हैं उस एरिया में पूरा, ताकि जितने भी आपके मकड़ी मच्छर जो कीड़े वगैरह हैं वहां से क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। तो ये बेसिक टिप्स को फॉलो करके आप अपने स्टोरेज हाउसेस की क्लीनिंग कर सकते हैं। और जब आप इनकी क्लीनिंग करेंगे तो जो भी स्टोरेज में लॉसेस होती हैं आपकी वो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि भाई पेस्ट नहीं होगा वहां पे, मॉइस्चर की वजह से फंगस या बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होगा, उनको कोई रोडेंट्स वगैरह, कोई चिड़िया वगैरह या फिर कोई भी मच्छर वगैरह एंटर उसके अंदर नहीं कर पाएगा जो आपकी क्रॉप्स को खराब नहीं करेगा, ठीक है। तो फूड जो होते हैं बेसिकली आपके इंसेक्ट, फंगस या रोडेंट्स या फिर बैक्टीरिया मॉइस्चर टेम्परेचर की वजह से खराब हो जाते हैं। तो क्या क्या मेजर हमको फॉलो करने चाहिए, देखो, ड्राई करके नो मॉइस्चर के साथ उन्हें स्टोर करना चाहिए, ग्रेन्स को प्रॉपर क्लीनिंग करनी चाहिए, फ्यूमिगेशन करना चाहिए ताकि जितने भी पेस्ट हैं वो सब क्या हो जाए, मर जाएं आपके। हमें अपने स्टोरेज हाउसेस को वाटर प्रूफ बनाना पड़ता है ताकि अगर बारिश भी हो रही हो तो पानी अंदर एंटर ना करे। और जो ग्रेन्स होते हैं उन्हें हमें प्रॉपरली किसमें, एक सील्ड बैग्स में, जो आपके बैग नहीं आते हैं सील्ड गनी बैग्स जो होते हैं, उनके अंदर स्टोर करके रखना चाहिए ताकि सील्ड बैग के अंदर कुछ भी ना तो मॉइस्चर, ना तो हवा या ना तो मकड़ी मच्छर एंटर कर पाए। तो ये बेसिक टिप्स और बेसिक क्लीनिंग प्रोसीजर्स को यूज करके आप अपने ग्रेन्स को प्रोटेक्ट कर सकते हो, फार्मर्स अपने ग्रेन्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और इस तरीके से आपका लॉसेस जो होगा वो काफी रिड्यूस हो सकता है, ठीक है। तो देखो भाई, अब हम सेक्शन डी भी कर चुके हैं जिसमें हमने जिसमें हमने सारे चैप्टर्स कवर कर लिए, फंडामेंटल भी, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज भी और टिश्यूज भी। अब इसके बाद जो सेशन आने वाला है दैट इज एक्चुअली सेक्शन सी, ठीक है। कौन सा सेक्शन है? सेक्शन सी रहेगा आपका। तो सेक्शन सी में आपके 3 मार्कर क्वेश्चंस होते हैं जिसमें देखो आपके टोटल 7 क्वेश्चंस रहते हैं। टोटल आपके कितने 7 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। उन टोटल 7 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन अक्सर केमिस्ट्री के, 2 क्वेश्चन बायो के और 2 क्वेश्चन फिजिक्स के रहते हैं। इस तरीके से डिविजन रहता है आपका, या कभी कभी 2 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 3 क्वेश्चन बायो के हो जाते हैं, तो ऐसे स्वैप होता रहता है। देखो, ये पेपर पैटर्न मैं आपको क्लास 10th के हिसाब से बता रही हूँ, आपका स्कूल चेंज कर सकता है बट बेसिकली वो चेंज होना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि स्कूल वालों को भी बोला जाता है कि क्लास 10th का ही पेपर पैटर्न फॉलो करे, तो मैं आपको वो वाला पेपर पैटर्न बता रही हूँ। माइट भी आपके स्कूल में जो टीचर हैं कुछ भी कर सकती हैं, बट ये बेसिक सा पैटर्न आपको पता होना चाहिए। सेक्शन सी में आपके 3 मार्कर क्वेश्चन आएंगे। अगेन मैंने यहाँ पे ना आपके सारे चैप्टर्स के इक्वल डिवीजन कर दिए हैं, 2 क्वेश्चन फंडामेंटल के, 2 क्वेश्चन इंप्रूवमेंट के, 3 क्वेश्चन टिश्यू के, 1-2 ऊपर नीचे हो सकते हैं जो मेरे को एज इट इज याद नहीं है, बट देख लेते हैं, ठीक है। State the difference between egg and broilers, egg layers and broilers. This is one of the important question. This is one of the important question from your improvement in food resources. Let me tell you, जितने भी difference based question अभी आप लोग पढ़ रहे हो अपने बायो के अंदर, वो सारे के सारे difference based question बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनसे लॉन्ग आंसर या 3 और 2 मार्कर क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो, ये 3 मार्कर क्वेश्चन है तो उसमें कितने पॉइंट्स आपको, बेसिकली 3 पॉइंट्स मेंशन करने पड़ेंगे। सबसे पहला मैंने आपको बताया था, ब्रॉयलर्स जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, मीट
प्रोडक्शन के लिए यूज होते हैं, उनके मीट एक्सट्रैक्शन के लिए हम उन्हें यूज करते हैं। हमें उनको प्रॉपर लो अच्छे नीट एंड क्लीन कंडीशन में, हाइजीनिक कंडीशन में रखना पड़ता है। क्यों भाई, हमें मीट प्रोडक्शन करना है। अगर आपने उनको अनहाइजीनिक कंडीशन में रखा तो उनको ब्रॉयलर्स को क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, और वो इन्फेक्टेड मीट कोई भी नहीं खा सकता है। सामने वाले के अंदर भी, ह्यूमन बींग्स के अंदर भी वो इन्फेक्शन कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। तो इसीलिए हमें उन्हें नीट एंड क्लीन अच्छी कंडीशन में रखना पड़ता है, जिससे उन्हें भी इन्फेक्शन नहीं हो और उनकी मोर्टेलिटी रेट भी कम रहे। मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है कि उनकी डेथ के चांसेस काफी कम रहे। नेक्स्ट भाई, अगर मैं डेली फूड रिक्वायरमेंट्स की बात करूं तो इनके फूड रिक्वायरमेंट में प्रोटीन बहुत होना चाहिए, फैट की अच्छी खासी प्रेजेंस होनी चाहिए, विटामिन ए एंड विटामिन के की बहुत अच्छी प्रेजेंस होनी चाहिए। ये चार चीजें आपको याद रखनी है ब्रॉयलर्स के बारे में, कि ब्रॉयलर्स का जो डाइट होता है उसमें प्रोटीन और फैट, विटामिन ए और विटामिन के की अच्छी खासी प्रेजेंस होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गए आपके ब्रॉयलर्स। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके लेयर्स। लेयर्स मतलब जो एग लेइंग आपकी होती हैं, ये आपके एग लेइंग प्रोडक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं। इनको भी हमें अच्छे से स्पेस में और लाइटनिंग में रखना पड़ता है ताकि इनकी डेथ ना हो, प्रॉपर अमाउंट में अच्छी क्वालिटी के ये एग प्रोड्यूस कर सके। एक बात बताओ, मार्केट में जाते हो क्या खराब क्वालिटी के एग जो होते हैं वो खरीदते हो? नहीं खरीदते हो ना। तो इससे नुकसान किसका हो रहा है? वो फार्मर का, जो ये प्रोडक्शन, ये पोल्ट्री फार्मिंग कर रहा है। तो इसीलिए उसको ये सारी बातों का काफी ध्यान रखना पड़ता है। इवन एग लेयर्स को भी हमें विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन और फैट की काफी अच्छी डाइट देनी पड़ती है ताकि वो अच्छे खासे अमाउंट में गुड क्वालिटी एग प्रोड्यूस कर सके। तो ये था बेसिक तीन डिफरेंस। देखो, लेट मी टेल यू, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 3 पॉइंट्स लिखने ही पड़ेंगे, आप भूल नहीं सकते हो। 2 पॉइंट लिख कर क्या होगे, माइट भी मैम आपके आधे मार्क्स काट ले। तो 3 मार्क का क्वेश्चन है, 3 पॉइंट मेंशन करने ही करने। अगर आपको चौथा पॉइंट आता है तो बेशक कर सकते हो, लेकिन इतना ज्यादा टाइम वेस्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है उसके ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम, दैट इज हाउ डज इंसेक्ट पेस्ट अटैक द प्लांट एंड अफेक्ट इट। भाई क्या कर देते हैं, बोर इन द स्टेम, बोर इन दिस स्टेम। एक बात बताओ, अगर आपके फ्रूट्स में या फिर वेजिटेबल्स में या स्टेम के अंदर छेद हो गए हैं जिसके अंदर कीड़े प्रेजेंट है, तो क्या वो कीड़े वाली सब्जी या कीड़े वाला फ्रूट खरीदोगे आप? डेफिनेटली नहीं खरीदोगे। ये पेस्ट जो होती हैं सेल सैप खा जाती हैं प्लांट्स के अंदर। सेल सैप का मतलब होता है जितना भी न्यूट्रिएंट्स प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है वो सेल सैप होता है, वो सेल सैप को निगल जाती है। अब उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स ही नहीं बचे हैं तो क्या प्लांट ग्रो कर पाएगा? डेफिनेटली नहीं ग्रो पाएगा। तो इन तरीकों से आपका क्या, स्टेम को कट कर देती हैं आपकी। ठीक है, दे कट द रूट, स्टेम एंड लीफ। रूट कट होगा तो पानी का ट्रांसपोर्ट ठीक से नहीं हो पाएगा, स्टेम कट होगा तब भी पानी का ट्रांसपोर्ट और फूड का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा। लीफ कट कर देंगी तो क्या प्रॉपर फोटोसिंथेसिस होगी? डेफिनेटली नहीं होगी। उनके सेल्स आपको सक कर लेते हैं, मतलब उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स की प्रेजेंस होती है उनको सबको सक कर लेते हैं। अब भाई अगर उनको सक कर लेंगे तो क्या वो प्रॉपर अमाउंट में ग्रो कर पाएंगे? बिना न्यूट्रिएंट्स के ऑब्वियसली नहीं ग्रो कर पाएंगे। ये आपके स्टेम और फ्रूट्स में बोर कर देते हैं। बोर का मतलब छेद कर देना, होल्स कर देना। तो वो होल वाले फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खरीदते हो? नहीं खरीदते, कोई नहीं खरीदता है। तो इस तरीके से आपके इंसेक्ट एंड पेस्ट क्या करते हैं, आपकी क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इसीलिए हमें इनसे बचाने के लिए पेस्टिसाइड्स, वीडीसाइड, इन सब का यूज करना पड़ जाता है। ठीक है, चलो moving on to the next question, how are messages conveyed from one place to another within the body? and this is the important question क्योंकि उसने indirectly पूछा है, लेकिन you know the answer, that is the nervous tissue. Nervous tissue is one of the specialized tissue in our body which is responsible for conveying messages to and fro. हमारा जितने भी सेंस ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन में क्या प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर्स नाम के एक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इन पे आपकी सबसे पहले इंफॉर्मेशन रिसीव होती है, यही इंफॉर्मेशन फिर कहां जाती है, आपके नर्व्स तक जाती है या न्यूरॉन्स तक जाती है, और यही न्यूरॉन्स इस इंफॉर्मेशन को कहां तक लेकर के जाते हैं, आपके ब्रेन या फिर आपके स्पाइनल कॉर्ड तक। ठीक है, और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड फिर क्या करता है, आपको सोच करके बताता है कि नहीं आपको ये नहीं ये करना है। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन भी वापस से आपके नर्व्स कहां ट्रांसफर करवाते हैं, आपके मसल्स या फिर आपके बाकी बॉडी ऑर्गन्स तक, जो आपके यही रिस्पॉन्स को क्या करवाते हैं, परफॉर्म करवाते हैं। तो जो भी मैसेजेस आपके कन्वे हो रहे हैं बाहर से आपकी बॉडी में और बॉडी से आपके बाकी सारे ऑर्गन्स में, वो सब टू एंड फ्रो कौन मूवमेंट करवाता है, आपकी नर्वस टिश्यू करवाती है। तो यहाँ पे मैसेजेस को कन्वे करने का सबसे पहला काम कौन करता है, योर नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स जो कि आपके रिसीव एंड इंपल्सेस को कंडक्ट करते हैं। इंपल्सेस का मतलब जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है वो आपके इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के फॉर्मेट में ट्रैवल करती है। किसके फॉर्मेट में, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के फॉर्मेट में ट्रैवल करती है। ये चीज याद रखना है, ठीक है।
तो भाई इतू सा आंसर है, आप लोग लिख लेना, ठीक है, चाहे तो यही सेम लिख लेना या तो अपने मन से बना के लिख लेना, कोई इशू नहीं है। देखो अगेन बेसिक सा डिफरेंस पूछ लिया उसने कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा, और अब हमको यहाँ पे सिर्फ 3 पॉइंट मेंशन करने हैं क्योंकि ये सिर्फ 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो दिस इज योर कोलेनकाइमा एंड दिस इज योर स्क्लेरेनकाइमा। तो कोलेनकाइमा की अगर हम सेल वॉल की बात करें तो किससे बनी होती है, ये आपकी पेक्टिन से बनी हुई होती है एंड सेल्यूलोज से बनी हुई होती है, ठीक है। ये क्या होती है, अनइवनली थिकेंड होती है, इट इज अनइवनली थिकेंड इनकी सेल वॉल जो होती है, ठीक है। और सेल कैसे होते हैं, दे आर लिविंग इन नेचर, ठीक है, और क्या प्रोवाइड करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इसी तरीके से सेम आपको लिखने हैं स्क्लेरेनकाइमा के। तो अगर स्क्लेरेनकाइमा की बात करूं तो ये किससे बनी होती है, लिग्निन से बनी हुई होती है। इसकी सेल वॉल कैसी होती है, इवनली थिकेंड होती है आपकी, ठीक है। क्या ये लिविंग होते हैं, क्या ये डेड होते हैं, इट इज डेड इन नेचर, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि फ्लेक्सिबिलिटी, तो दे प्रोवाइड्स द मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट, दे प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट, ठीक है। सपोर्ट और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं क्योंकि ये क्या होते हैं, दीज आर द डेड पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और सेल जो प्लांट्स होते हैं वो आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो सीडेंटरी होते हैं, उनको ज्यादा मूवमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उनको स्ट्रेंथ की जरूरत होती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को फेस करने के लिए। इसी रीजन से उनके अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेड सेल्स की प्रेजेंस देखी जाती है, ठीक है। चलो now moving on to the next question, that is again tissue का है कि what are involuntary muscles and where they are found. Involuntary muscles are those muscles which cannot be controlled by our will, which cannot be controlled by आर विल, मतलब हम अपने अकॉर्डिंग इनको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। 2 टाइप्स के आपके बॉडी में प्रेजेंट होती हैं, एक होती हैं स्मूथ मसल्स जो कि आपके इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लिवर में, इन सब में, ठीक है। और एक हो जाती है आपकी कार्डियक मसल जो सिर्फ एक जगह प्रेजेंट होती हैं, दैट इज योर हार्ट। तो हार्ट भी आपका इनवॉलंटरी मसल से मिलकर के बना होता है, जिसकी मसल्स को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, ठीक है। क्या आप अपने दिल को बोल सकते हैं कि तू धड़कना बंद कर दे, नहीं, जब धड़कना बंद करता है तो डायरेक्ट भैया यमराज का भैंसा दिखता है हमको बढ़िया से, ठीक है। तो दीज 2 टाइप्स ऑफ इनवॉलंटरी मसल्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। स्मूथ मसल्स आपकी जो होती हैं वो आपके इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती है, जैसे स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लिवर में, लंग्स में, यूरेथ्रा में, यूरिनरी ब्लैडर में। एंड कार्डियक मसल जो होती है वो आपकी सिर्फ और सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट होती है, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम, एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर इज नॉट एडवाइजेबल, एक्सप्लेन। तो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, दे आर केमिकल्स इन नेचर, दे आर केमिकल्स इन नेचर। केमिकल्स इन नेचर का मतलब ये आपके इंडस्ट्री में प्रिपेयर किए होते हैं, जिसमें हमने बेसिक अमाउंट, हमको पता होता है कि एक प्लांट को नाइट्रोजन कितने अमाउंट में चाहिए होता है, एक प्लांट को पोटेशियम कितने अमाउंट में चाहिए होता है, एक प्लांट को फास्फोरस मतलब NPK का अमाउंट कितना चाहिए होता है। हम उसी हिसाब से ये केमिकल्स आपके किस में ऐड करते हैं, फर्टिलाइजर्स में ऐड करते हैं। तो एक बात बताओ, अगर आप फर्टिलाइजर्स में क्या प्रेजेंट है, केमिकल्स की प्रेजेंस है, और यही केमिकल्स आपके सॉइल के अंदर जा रहे हैं, यही केमिकल्स आपके वाटर के थ्रू वॉश ऑफ होकर के जा रहे हैं, तो क्या ये पोल्यूशन कॉज नहीं करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली है तो ये केमिकल्स, एंड दीज केमिकल्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। These are नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब आपके जो डीकम्पोजर्स हैं इन्हें मतलब इन्हें डीकम्पोज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, इन्हें डीकम्पोज नहीं किया जा सकता है। इसी रीजन से क्या करते हैं, ये सॉइल में एज इट इज स्टे होते हैं या आपके प्लांट्स के अंदर एंटर होते हैं, पानी के अंदर वॉश ऑफ हो जाते हैं। तो इन सब की वजह से आपका पानी का पोल्यूशन भी, सॉइल का पोल्यूशन भी, इवन प्लांट्स के अंदर भी आपके केमिकल्स एंटर करते हैं, और अल्टीमेटली वो क्रॉप्स कौन खा रहा है, हम ही तो खा रहे हैं। तो क्या हमारी बॉडी के अंदर वो केमिकल्स नहीं जाते हैं, डेफिनेटली जाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर इज प्रोहिबिटेड, इज नॉट एडवाइजेबल। तो इसको लिखना कैसे है आप एक बार देख लो कि इट लीड्स टू सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन, इट कैन डिस्ट्रॉय द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, क्योंकि सॉइल जो होती है उसके अंदर ये केमिकल्स एज इट इज रहते हैं, दीज आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, इनको डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ही हार्मफुल होते हैं आपके सॉइल के लिए भी और आपके पानी के लिए भी, ठीक है। चलो moving on to the next question, that is
What decide the quantity and the quality production in apiculture? हनी प्रोडक्शन की बात हो रही है, तो अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो जनरली वो लोग क्या यूज करते हैं, एपिस मेलिफेरा नाम की एक इटालियन बी होती है वो यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो इटालियन बी होती है इनकी बहुत सारी खासियत होती है। एक तो ये स्टिंग आपको कम करती है, काटती कम है, उसके बाद ये ब्रीडिंग बहुत ज्यादा करती है, मतलब बच्चे बहुत ज्यादा देती है। एंड तीसरी चीज ये कि ये एपिस मेलिफेरा जो होती हैं अपने मधुमक्खी के छत्ते में, मतलब बी हाइव में काफी लंबे टाइम तक रहती हैं। तो लंबे टाइम में रहने की वजह से ये क्वालिटी ऑफ हनी बहुत अच्छी कर देती हैं और इवन क्वांटिटी में बहुत अच्छी प्रोड्यूस करती हैं। दिस इज रीजन फॉर द क्वांटिटी एक्चुअली। अगर मैं बात करूं क्वालिटी की, तो क्वालिटी के लिए आपके पैस्चरेज के ऊपर चीजें डिपेंड करती हैं। पैस्चरेज का मतलब होता है कि जिस एरिया में आपने बी कल्चर करना है या बी कीपिंग करनी है उसके आसपास फ्लावर्स बहुत सारे प्रेजेंट हैं, क्योंकि फ्लावर्स में से ही तो नेक्टर लेकर के, पॉलन लेकर के आपके क्या हो जाएंगे, फ्लावर्स अच्छे खासे प्रोड्यूस होंगे, उसमें नेक्टर अच्छा होगा तो क्वालिटी ऑफ हनी भी अच्छी हो जाएगी। तो क्वांटिटी जो होती है वो एक्चुअली में टाइप ऑफ हनी बी पर डिपेंड करती है, जिसमें फार्मर्स जो होते हैं यूजुअली एपिस मेलिफेरा नाम की इटालियन बी जो होती है उसको यूज करते हैं। और अगर मैं क्वालिटी की बात करूं तो क्वालिटी अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लावर पे डिपेंड करती है कि पैस्चरेज, दैट इज आसपास कितने अमाउंट ऑफ फ्लावर्स अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट हैं कि नहीं है। तो ये कुछ चीजें हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर हनी जो बी है आपकी, सॉरी बी बोल रही हूं, हनी प्रोडक्शन है वो डिपेंड करता है। देखो क्वालिटी ऑफ हनी पैस्चरेज पे डिपेंड करेगा, क्वांटिटी जो होता है वो वेराइटी ऑफ बी पे डिपेंड करता है कि एपिस मेलिफेरा नाम की जो बी होती है वो हनी की प्रोडक्शन बहुत इंक्रीज करती है। मैंने आपको बताया क्यों, क्योंकि आपकी काटती कम है, अपने बीहाइव में काफी लंबे टाइम तक रहती है और बीहाइव में लंबे टाइम में रहने की वजह से ये ब्रीडिंग बहुत सारी करती है। तो मैसिव अमाउंट में अगर बीज प्रोड्यूस होंगी तो वो मैसिव अमाउंट में हनी का प्रोडक्शन भी एनहांस करेंगी ही करेंगी। तो क्वांटिटी इस तरीके से इंक्रीज होती है, ठीक है। Now, moving on to the next section, that is section B. अब section B में आपके कैसे क्वेश्चंस होते हैं, 2 मार्कर क्वेश्चंस होते हैं। और अगर मैं बात करूं एग्जाम में तो टोटल आपके 6 क्वेश्चंस आएंगे इसमें, ठीक है। टोटल यू विल गेट 6 क्वेश्चंस, जिसमें से 2 क्वेश्चंस आपके केमिस्ट्री के रहते हैं, 3 क्वेश्चंस शायद बायो के रहते हैं और 1 क्वेश्चन फिजिक्स का रहता है। मतलब यहाँ पे 2 मार्कर सेक्शन में ना फिजिक्स की क्वांटिटी कभी कभी कम होती है, या ये मैं आपके बोर्ड्स का पेपर पैटर्न बता रही हूँ जो 10th का होगा। माइट भी आपके स्कूल में ये तीनों ही नंबर सेम कर दिए जाएं, क्योंकि 6 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 2 क्वेश्चन बायो के और 2 क्वेश्चन फिजिक्स के कर दें, वो इस तरीके से रहता है। लेकिन यहाँ पे हम मॉक पेपर सिर्फ बायो का सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम बहुत सारे 6 के 6 क्वेश्चन बायो के ही प्रैक्टिस करने वाले हैं। चलो तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कि व्हाई इज एंडोसाइटोसिस इज फाउंड इन ओनली एनिमल्स। तो एंडोसाइटोसिस जो होती है वो आपकी एनिमल्स में ही क्यों प्रेजेंट होती है। देखो भाई, एनिमल्स की जो सेल मेम्ब्रेन होती है दैट इज एक्चुअली फ्लेक्सिबल इन नेचर, दैट इज एक्चुअली फ्लेक्सिबल इन नेचर। और फ्लेक्सिबिलिटी होने की वजह से भाई आपके प्लांट सेल में जो है सेल वॉल प्रेजेंट होती है विच इज रिजिड इन नेचर, आप उसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते, उसके अंदर कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। जबकि एनिमल्स में सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन की प्रेजेंस होती है विच इज एक्चुअली फ्लेक्सिबल इन नेचर, क्योंकि उसमें बाई लेयर ऑफ लिपिड्स की प्रेजेंस होती है, ठीक है, एंड प्रोटीन्स की प्रेजेंस होती है। ये दोनों ही कंपोनेंट्स मिल करके आपकी सेल मेम्ब्रेन को क्या करते हैं, फ्लेक्सिबल बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं, फ्लेक्सिबल बनाते हैं, जिसकी वजह से वो अपने सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर चेंज कर सकता है। और अगर स्ट्रक्चर चेंज कर सकता है तो डेफिनेटली वो एंडोसाइटोसिस कर सकता है। एंडोसाइटोसिस किस में देखी जाती है, अमीबा के अंदर देखी जाती है, जिसमें वो अपनी ही मेम्ब्रेन को, अपनी ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन को चेंज करके सूडोपोडिया बनाते हैं और उसी सूडोपोडिया से वो खाने को क्या करता है, एनगल्फ कर लेता है। तो अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्लेक्सिबिलिटी होने की वजह से ही तो वो सूडोपोडिया में कन्वर्ट कर रहा है, और इसी प्रोसेस को हम एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। किस लिए होता है, क्योंकि हमारी सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है। तो अब आप उसको लिखोगे कैसे, ये देखो लिखा हुआ है कि एंडोसाइटोसिस के लिए आपकी आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन जो होनी है वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, जैसे कि हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। प्लांट सेल्स में सेल वॉल जो होती है वो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है विच इज वेरी रिजिड इन नेचर। हेंस एंडोसाइटोसिस जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स में होती है, प्लांट्स के अंदर वो प्रेजेंट
नहीं होती है, ठीक है। चलो नाउ मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्क। तो कॉर्क जो होता है इट इज प्रेजेंट इन द सेकेंडरी प्लांट्स, इट इज प्रेजेंट इन द सेकेंडरी पार्ट ऑफ द प्लांट्स। मतलब जो प्लांट्स अपनी विड्थ को इंक्रीज कर रहा है, अपनी सेकेंडरी ग्रोथ करवा रहे हैं, उनमें कॉर्क की प्रेजेंस देखी जाती है। और कॉर्क में क्या होता है, एक वैक्सी कोटिंग ये सिक्रीट करते हैं सुबेरिन की, जिसकी वजह से दीज आर इम्परवियस टू वाटर। क्या होती है, दीज आर इम्परवियस टू वाटर, जिसमें से पानी इजीली एंटर नहीं कर सकता है और ना ही पानी बाहर निकल सकता है। तो ये कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इट इज द आउटर प्रोटेक्टिव लेयर, इट इज द आउटर प्रोटेक्टिव लेयर फॉर द सेकेंडरी प्लांट, फॉर द सेकेंडरी प्लांट, ठीक है। तो उसमें क्या क्या मेंशन करोगे, देखो सेल्स ऑफ द कॉर्क जो होते हैं दे आर डेड इन नेचर, कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होती है, इनके अंदर सुबेरिन नाम का एक केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, काफी इम्पर्वियस टू वाटर होते हैं। मतलब पानी इनके अंदर एंटर नहीं कर सकता है और पानी ना ही प्लांट के अंदर से बाहर जा सकता है, तो इन्फेक्शन होने के चांसेस भी काफी रिड्यूस करते हैं। और उनकी जो लेयर होती है वो काफी थिक लेयर्ड होती है, जिसकी वजह से ये क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, प्रोटेक्शन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इट इज द आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द प्लांट, और दैट टू विद द सेकेंडरी प्लांट जिसने अपनी विड्थ को इंक्रीज किया हुआ है। ऐसा प्लांट जो अपनी प्राइमरी ग्रोथ करवा रहा है, मतलब अपनी लेंथ को ग्रोथ करवा रहा है, उनके अंदर एपिडर्मिस की प्रेजेंस होती है। और जो प्लांट आपके सेकेंडरी ग्रोथ करवा रहे होते हैं, मतलब अपनी विड्थ को, अपनी चौड़ाई को, ब्रेथ को इंक्रीज करा रहे होते हैं, उनके अंदर कॉर्क की प्रेजेंस देखी जाती है, क्योंकि ये डेड पार्ट ऑफ द प्लांट होते हैं, ठीक है। Now moving ahead with the next question, that is differentiate between tendon and ligament। ये आपका इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि what is the difference between tendon and ligament। तो ligament क्या करता है, ये आपके बोन को बोन से कनेक्ट करता है, जबकि टेंडन क्या करता है, ये आपकी मसल को बोन से कनेक्ट करता है। क्या करता है, दी बोथ आर द कनेक्टिव टिश्यू। ये आपकी मसल को बोन से कनेक्ट कर रहा है, जबकि ये आपकी बोन को बोन से कनेक्ट कर रहा होता है। These are elastic in nature, ठीक है। ये कैसे होते हैं, इलास्टिक होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, जबकि टेंडन्स जो होते हैं दे आर इनइलास्टिक इन नेचर, ठीक है। और काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं लेकिन इनइलास्टिक होते हैं। ये जो होते हैं आपके इलास्टिक भी होते हैं और फ्लेक्सिबल भी होते हैं, ठीक है। तो ये भाई 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 ही पॉइंट्स मेंशन करने हैं, इनसे बड़ा क्वेश्चन या फिर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस नहीं आते, ठीक है। देखो ये आपके बोन्स को मसल से कनेक्ट करते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं लेकिन नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है। लिगामेंट होते हैं, ये आपकी बोन को बोन से कनेक्ट करते हैं और ये इलास्टिक भी होते हैं और फ्लेक्सिबल भी होते हैं। तो ये 2 पॉइंट्स आप लोग मेंशन कर सकते हो। लेट मी टेल यू, बच्चों का यूजुअली डाउट होता है कि मैम अगर इससे एक लॉन्ग आंसर आ गया तब हम क्या करेंगे। बेटा इससे लॉन्ग आंसर नहीं आता है, या तो इससे एक 2 मार्कर क्वेश्चन आएगा या तो इससे एक 1 मार्कर क्वेश्चन आएगा कि टेंडन का क्या फंक्शन होता है, टेंडन किसको किससे कनेक्ट करता है और लिगामेंट किसको किससे कनेक्ट करता है। बस इतना सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन की व्हाई डू एनिमल सेल्स नॉट हैव अ सेल वॉल। तो एक बात बताओ, एनिमल सेल्स जो होते हैं दे आर सिडेंटरी इन नेचर, है ना जी। सिडेंटरी के साथ साथ दे कांट, हम लोग मतलब एक प्रॉपर घर में रहते हैं, हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में नहीं रहते हैं, तो हमें एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव कवरिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वी डू नॉट रिक्वायर एक्स्ट्रा कवरिंग ऑफ सेल वॉल, जो कि काफी रिजिड होती है और इसका मेन फंक्शन होता है आपके प्लांट सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, स्ट्रेंथ के सपोर्ट और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, मैकेनिकल नहीं कहूंगी। तो यही रीजन से भाई एनिमल सेल्स के अंदर तो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हम ना ही एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, ना ही हमें कोई बहुत ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ रही है, एक्सट्रीम टेम्परेचर झेलने की जरूरत पड़ती है जैसे हमारे प्लांट्स को झेलने की जरूरत पड़ती है। तो इसी रीजन से डू नॉट हैव रिजिड सेल वॉल, क्योंकि ये इनकम्पैटिबल होती है जिस तरीके से हम ग्रो और मूव करते हैं। द फ्लैसिड सेल मेम्ब्रेन हम एनिमल सेल्स को फ्रीडम प्रोवाइड करती है, मोबिलिटी की एंड फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टिश्यूज व्हिच इज नॉट प्रेजेंट इन प्लांट्स, जिसकी वजह से देखो भाई आपका एनिमल सेल ही एंडोसाइटोसिस कर सकता है, अमीबा एंडोसाइटोसिस कर सकता है, हमारे प्लांट सेल एंडोसाइटोसिस कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई उनको एक्सेस स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट है, वो मूव नहीं करते, मोबिलिटी नहीं शो करते। हम मोबिलिटी शो करते हैं, हम ग्रोथ शो करते हैं, तो उस हिसाब से हमारे अंदर बॉडी के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। इसी रीजन से हमारे अंदर सेल वॉल की प्रेजेंस नहीं देखी जाती है, ठीक है। चलो नाउ मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज एपिडर्मल टिश्यू हैव नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। अब एक बात बताओ, दिस एपिडर्मिस इज फॉर्मिंग द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ आवर बॉडी, सॉरी एपिडर्मल टिश्यूज, हाँ
प्रोटेक्टिव लेयर बना रहे हैं। अब ये प्रोटेक्टिव लेयर है तो एक बात बताओ, अगर इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस की प्रेजेंस होगी तो बाहर से चीजें उन छोटे छोटे स्पेसेस में से एंटर नहीं कर सकती हैं, बॉडी के अंदर कर सकती हैं कि नहीं कर सकती हैं, प्लांट के अंदर एंटर कर सकती हैं। तो इन सब चीजों से बचाने के लिए एपिडर्मल टिश्यूज जो होते हैं आउटर कवरिंग बना रही होती हैं प्लांट्स की, जो क्या प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो अब अगर ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस की प्रेजेंस होगी तो क्या वो उन इंटरसेलुलर स्पेसेस से आपके बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या फिर कोई भी इंसेक्ट्स वगैरह एंटर नहीं कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं, इन्वेजन कर सकते हैं पैरासिटिक फंगाई। तो प्रोटेक्टिव रोल प्ले करने की वजह से इनके अंदर सेल्स की कंटिन्यूएशन होना बहुत जरूरी है, स्पेस निल होना बहुत जरूरी है। स्पेस प्रेजेंट होगी तो बैक्टीरिया वगैरह, फंगस या पैरासाइट्स वगैरह इजीली उन स्पेसेस के थ्रू प्लांट के अंदर एंटर कर सकते हैं। इसी रीजन से इनके अंदर कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसेस की प्रेजेंस नहीं होती है। तो अब आप देख सकते हो मतलब कितना खतरनाक अमाउंट ऑफ क्वेश्चन उसने पूछा है कंसेप्ट लगा करके कि एपिडर्मिस में हमने ये तो पढ़ा है कि इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होती, लेकिन क्यों नहीं होती इसका रीजन किसी ने जानने की कोशिश करी। कितना सिंपल सा रीजन है कि उन स्पेसेस से आपके बैक्टीरिया वगैरह या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इजीली एंटर कर सकते हैं। यही रीजन से उनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं प्रेजेंट होती है। इसी को ही हम कहते हैं कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन। दीज आर द काइंड ऑफ कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन। तो ये आपका कॉम्पिटेंसी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, तो प्लीज मेक श्योर जरूर करना कि आप इसे अपने पास नोट डाउन जरूर कर रहे हो, ठीक है। चलो मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रोमैटिन, क्रोमोसोम एंड जीन? क्रोमैटिन, क्रोमोसोम एंड जीन्स में क्या फर्क है? देखो, जब भी आपका सेल जो होता है इट इज नॉट अंडरगोइंग सेल डिविजन, उसके अंदर कोई भी टाइप ऑफ सेल डिविजन नहीं हो रही होती है। तो जो आपका हेरिडिटी मटेरियल होता है ना, वो इसी तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को ही हम क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन बोलते हैं। और जब आपका सेल जो होता है वो सेल डिविजन परफॉर्म करने लग जाता है तो यही क्रोमैटिन मटेरियल क्या होता है? आपका एक प्रॉपर शेप ले लेता है, इस तरीके से एक प्रॉपर शेप ले लेता है, और इसी प्रॉपर शेप्ड स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम्स बोलते हैं। और इन्हीं के अंदर, इन्हीं के ऊपर एक यूनिट ऑफ हेरिडिटी प्रेजेंट होती है, मतलब जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एक्चुअली में आपके पेरेंट्स से, मम्मी और पापा में से आपके अंदर ट्रांसफर हो रहे होते हैं। तो जीन से आपके क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। और क्रोमैटिन जो होता है कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जब आपका सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता है तो उस फॉर्मेट में ये हेरिडिटी स्ट्रक्चर क्रोमैटिन के फॉर्मेट में प्रेजेंट होता है। और जब आपका सेल जो होता है वो सेल डिवीजन परफॉर्म करने लग जाता है, या तो माइटोसिस कर रहा है या तो मियोसिस कर रहा है, तो यही क्रोमैटिन मटेरियल इस तरीके के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है जिसको हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं। और इन्हीं के ऊपर, क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स की प्रेजेंस होती है जो एक्चुअली में आपके मम्मी और पापा में से ट्रांसफर होते हैं। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्रोमैटिन, क्रोमोसोम एंड जीन। देखो, क्रोमैटिन फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो डीएनए और आरएनए से बना होता है, और जब आपका सेल डिवीजन परफॉर्म करता है तो यही कंडेंस होकर के क्रोमोसोम्स बना लेते हैं, और जीन्स जो होते हैं ये आपके क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो एक्चुअली में जो फीचर्स आपके मम्मी और पापा में से ट्रांसफर हुए होते हैं वो कैसे हुए होते हैं? इन्हीं जीन्स के थ्रू हुए होते हैं, ठीक है। चलो, ओहो, दिस इज द एंड ऑफ आवर सेक्शन बी। तो बच्चों, अब आपका रैपिड फायर राउंड शुरू होने वाला है, जिसके लिए आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर तुरंत करने वाले हैं, ठीक है। तुरंत मुझे आंसर चाहिए। एंड लास्ट वन इज द वेरी मस्त क्वेश्चन, मतलब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होने वाला है, और वो क्वेश्चन जो होगा वो आपके होमवर्क का क्वेश्चन होगा, जो मुझे आप सेशन के एंड में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, भूलना नहीं, ठीक है। तो चलो, लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन की एपिडर्मिस ऑफ द प्लांट इज थिकेस्ट इन लीफ, रूट्स, डेजर्ट प्लांट या एक्वाटिक प्लांट्स। तो देखो भाई, डेजर्ट प्लांट्स के अंदर एपिडर्मिस जो होती है वो सबसे थिकेस्ट होती है। क्यों? क्योंकि डेजर्ट प्लांट्स में प्रोटेक्शन की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, और पानी के लॉस को बचाने का बहुत
रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि डेजर्ट में ऑलरेडी पानी की कमी होती है, तो सबसे ज्यादा थिकेट्स जो होती है वो डेजर्ट प्लांट्स में वो प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, द सेल्स इन द कार्टिलेज आर ऑस्टियोसाइट्स, बोन के सेल्स को हम बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं, जो आपके कार्टिलेज में प्रेजेंट होते हैं। सी से कार्टिलेज, सी से कॉन्ड्रोसाइट्स, कार्टिलेज आपके कॉन्ड्रोसाइट्स नाम के सेल से मिलकर के बने हुए होते हैं। नेक्स्ट, द लेग्यूमिनस क्रॉप्स इंप्रूव सॉइल फर्टिलिटी थ्रू, लेग्यूमिनस प्लांट्स क्या करते हैं, उनकी रूट्स में राइजोबियम बैक्टीरिया की प्रेजेंस होती है, जो आपके एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करती है। तो फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, बी वाला आंसर इज द करेक्ट। Moving on to the next question, that is, which of these is not a factor for crop variety improvement? हम crop variety improvement क्यों करते हैं? ताकि हम उसकी क्वालिटी इंप्रूव कर सकें, हाई यील्ड कर सकें, बैटिक एबाटिक फैक्टर से बचा सकें, डिसीज रेजिस्टेंट बना सकें, हाई कॉस्ट ऑफ सीड नहीं, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वालिटी बेटर करते हैं, यील्ड बेटर करते हैं, तो बी इज द करेक्ट आंसर। इसमें से कौन सा नहीं है? नॉट पूछा है, नॉट द क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके विच कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट्स मसल्स टू बोन। अभी हमने यही सेम डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन किया था, दैट इज द टेंडेंस। टेंडेंस आपकी मसल को बोन से कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स? प्रोकैरियोटिक सेल की कैरेक्टरिस्टिक है डीएनए एनक्लोज्ड इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट नहीं, कोई मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल की प्रेजेंस आपके प्रोकैरियोट्स में नहीं होती है, ना ही न्यूक्लियस के सराउंडिंग में कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की प्रेजेंस होती है, जिसकी वजह से इनके न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं। तो यस, लैक ऑफ न्यूक्लियस इज द करेक्ट आंसर, तो ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच सेल ऑर्गेनेल इज रिस्पांसिबल फॉर डिटॉक्सिफाइंग हार्मफुल सब्सटेंसेस इन द लीवर? एंड दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि लीवर में जो डिटॉक्सिफाइंग हो रही होती है आपके सब्सटेंसेस की, उनके अंदर इसमें से कौन सा सेल ऑर्गेनेल सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। और ये सेम क्वेश्चन तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। अगर तुम मुझे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाए तो भाई तुमने एनसीईआरटी ठीक से नहीं पढ़ी है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, the semi-permeable membrane nature of the cell membrane helps in which cell organelles? ओके, ये दो डबल बार रिपीट हो गया है। The semi-permeable nature of the cell membrane helps in photosynthesis, selective exchange of, yes, selectively permeable होती है, जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन और गैसेस, मतलब ऑल टोटल गैसेस और मटेरियल के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है, बट दे आर सिलेक्टिव इन नेचर। कुछ ही बहुत चीजों को अंदर एंटर करने देती है, कुछ ही बहुत चीजों को बाहर मूव करने देती है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन इन प्लांट्स लीड्स टू ऑल ऑफ द अबव, येलोइंग ऑफ द लीफ, बिल्कुल, स्टंटेड ग्रोथ, वीक स्टेम, ये सारे ही ऑप्शन ट्रू हैं, क्योंकि नाइट्रोजन इज वन ऑफ द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, और ये सारी चीजों में उसकी ग्रोथ करवाने में, ग्रीन लीफ बनाने में, स्टेम को स्ट्रॉन्ग बनाने में, अच्छी सी ग्रोथ करवाने में, सबके लिए आपका नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट होता है। And the last question, what will happen if the plasma membrane ruptures? And these two, 7th and 3rd question, is the homework question for all of you. 7th and 10th question is the homework question for all of you. और मुझे इस दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर चाहिए, तभी मैं मानूंगी कि भाई तुमने अच्छे से प्रैक्टिस की है कि नहीं की है। तो दिस इज द एंड ऑफ आवर सेशन। आई होप अब सब लोगों को समझ में आ गए होंगे सारे क्वेश्चन, एक आइडिया लग गया होगा कि आपका पेपर का पैटर्न और पेपर में कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं। तो मेक श्योर जरूर करिएगा कि जाते जाते आप सेशन को लाइक कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकन को प्रेस करके, ताकि आपसे कोई भी मेरा इंपॉर्टेंट सेशन मिस आउट ना हो जाए। एंड मुझे कमेंट सेक्शन में इन दोनों 7th एंड 3rd क्वेश्चन का आंसर चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।